18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को लगाए गए फ्री टीके। टीकाकरण में भारत आगे, सभी को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य। देश में अभी रोजाना 30 से 35 लाख वैक्सीन की डोज लग रही है। देश में अभी तक करीब 28 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। फ्री वैक्सीन को लेकर खूब हुई सियासी बयानबाजी। बिहार और बंगाल चुनाव में बीजेपी के फ्री वैक्सीन के वादे पर खूब हुई थी बयानबाजी। सियासी दलों ने केंद्र को फ्री वैक्सीन को लेकर घेरा था। क्या फ्री वैक्सीन के बाद अब नहीं होगी सियासत? क्या वैक्सीनेशन से तीसरी लहर टाली जा सकेगी? सियासत फ्री वैक्सीन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। रिपोर्ट आपने सुनी। वैक्सीन बनाने की कोशिशों के कामयाब हो जाने की दुआ करते वक्त हमने शायद ही ये कल्पना की हो कि वैक्सीन आने से पहले कोरोना काल में सियासत की एंट्री होगी। वैक्सीन को भुनाने के प्रयास किए जाएंगे या उन प्रयासों पर पलटवार का पलड़ा भी कमज़ोर नहीं होगा। यानी कोरोना वायरस को कमज़ोर बेजान करने वाली वैक्सीन के साथ साथ वैक्सीन पॉलिटिक्स ने पिछले 4-6 महीनों में बेहतर खाद पानी हासिल किया और खूब फली फूली। अब जब ये क्लियर हो गया है कि वैक्सीन सबको लगेगी और फ्री लगेगी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि वैक्सीन पर सियासत गुजरे ज़माने की बात हो जाए। हालांकि राजनीति से ऐसी उम्मीद करना थोड़ा बेमानी है, थोड़ी जल्दबाजी है और थोड़ा अतिरिक्त आशावाद भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब वैक्सीनेशन ड्राइव तेज़ है और दूसरी लहर तेज़ी से उतार की तरफ है, लेकिन लोग सामान्य जनजीवन की तरफ लौटना चाहते हैं। तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी लहरों से बचाने वाली या उन लहरों में बचाने वाली कोई चीज़ अगर है तो वो टीका ही है। आज इस पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि वैक्सीन पर सियासत क्या अब गुजरे जमाने की बात? अब सब तक टीका पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती है? और वैक्सीनेशन ड्राइव तेज हुआ तो क्या तीसरी लहर को थामा जा सकेगा? हमारे साथ पुनीत कर्नावट साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज की बहस में विकास राजपुरोहित साहब हैं, डॉक्टर विकास राजपुरोहित। आप कोविड नोडल ऑफिसर हैं एमडीएम जोधपुर के। और आरसी चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कांग्रेस और भाजपा से हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। जन सामान्य के लिए किस तरह का आगे अब मोड़ आने वाला है वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद, इसके लिए भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे संभवतः। चौधरी साहब, पहले आपके पास आ रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो हाँ बोलिए। आरसी चौधरी जी। जी दे रही। आरसी चौधरी साहब, लंबे अरसे तक इसको लेकर के जद्दोजहद चली, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लंबा चला। अब जब फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, ऐलानिया तौर पर आज से शुरू भी हो गया है कि 18 से ऊपर जितने लोगों को लगनी है सबको ही फ्री लगनी है। 45 से ऊपर तो पहले फ्री लगी रही थी, 60 से ऊपर तो अब सबको फ्री वैक्सीन। तो शिकायत दूर, तो अब सियासत भी खत्म समझें चौधरी साहब? निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी, जो आपने बात कही कि सियासत, वैक्सीनेशन और सियासत, इस वैक्सीनेशन पे सियासत किसने की, मैं सोचता हूं कि राजस्थान के जो दर्शक हैं आपके, उन सबको आपके कंक्लूड पता चलेगा। जब बिहार के चुनाव का आपने जिक्र किया, वहां पे देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने मैनिफेस्टो की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बिहार में बनेगी तो हम वैक्सीनेशन फ्री देंगे। उसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया, स्वास्थ्य सचिव का आया, प्रधानमंत्री का आया।
कोई नकारता गया, कोई कुछ और होती गई। उसके बाद में जब केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को जारी किया गया था, तब 35,000 करोड़ की घोषणा की थी और 35,000 करोड़ का बजट वैक्सीनेशन के लिए लिखा था और तमाम समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सुर्खियों की खबर बना था कि इतना बजट वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ 16 जनवरी से लेके अब जो 18 की जो बात कर रहे हैं, 20 अप्रैल 2021 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 मई से हम वैक्सीनेशन 18 के लिए देंगे, लेकिन राज्य की सरकार उन वैक्सीन को खरीदेगी। आप जैसे जो जनता की आवाज वाले मीडिया संस्थान है, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर कहा कि इससे पहले भी और दुनिया के अंदर ऐसा वैक्सीनेशन कहीं पे नहीं हुआ जहां पे राज्यों को अलग अलग बांट दिया जाता हो। पूरे देश का वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो सदैव एक दिशा में एक जगह पे चलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को पूछा, नोटिस दे के कहा कि आखिर आपने 35,000 करोड़ बजट का जो प्रावधान किया उसका क्या किया, आपका वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर क्या प्लानिंग है, योजना है। तमाम प्रश्न केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करके उन्होंने पूछा। देश के प्रधानमंत्री सामने आए सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से पहले और उन्होंने कहा कि 21 जून से हम वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। वैक्सीनेशन तो आज तक चल रहा था। कल भी राजस्थान के अंदर 3 लाख लोगों को, 3,06,428 लोगों को, 18+ लोगों को वैक्सीनेट किया, 18 से 44 लोगों को। राजस्थान की सरकार ये इंतजार नहीं कर सकती कि राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम फ्री के लिए इंतजार करें। आज मुद्दा ये है वैक्सीनेशन की फ्री की घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, आज अमल होना चाहिए। तीसरी लहर दहलीज पे है। एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया रणदीप, उसने कहा कि 3 सप्ताह के अंदर चेतावनी है और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को जो हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं वो चुनौती हो सकती है, ज्यादा भयंकर त्रासदी हो सकती है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि इससे आखिर बचा कैसे जा सकता है, उसका एक ही तरीका वैक्सीनेशन। राजस्थान सरकार की संपूर्ण तैयारी है, वैक्सीन मिले, प्रदेश के लोगों को वैक्सीनेट करें और हम आने वाली त्रासदी से बचाएं। हम सबका यही है। इस पे निश्चित रूप से राजनीति खत्म होनी चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता वैक्सीनेशन होने के प्रति होनी चाहिए। ठीक है। पुनीत कर्नावट साहब, जो आरसी चौधरी जी ने सवाल उठाए, आप उनका जवाब देना पसंद करेंगे या मैं आपके लिए सवाल जो रखता हूं वो आपके सामने रखूं? पुनीत कर्नावट जी। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मुझे मिल रही है, आप बोलिए। हाँ बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ पुनीत कर्नावट जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपकी सुनाई दे रही है आवाज, बोलिए। हाँ जी। जेपी शर्मा साहब, जेपी शर्मा साहब, मैं आरसी चौधरी साहब की पूरी बात नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि 21 जून आज से केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर 18+ से सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन को फ्री किया है और ये वैक्सीनेशन का अभियान ही कोरोना को मात देने का एकमात्र कारगर उपाय होगा। तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में राजनीति छोड़कर और सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आज तक वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और बार बार कहते रहे कि हमें जिम्मेदारी दे दीजिए, हम वैक्सीनेट कर सकेंगे। पर अल्टीमेटली ये पता पड़ गया कि वैक्सीनेट करने की क्षमता राज्य सरकारों में नहीं है। वो आपस में ही ये तय नहीं कर पाए कि उन्हें किस तरीके से करना है। आज केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब राज्य सरकारों को साथ मिलकर हर हिंदुस्तानी को ये वैक्सीनेशन टाइम से हो जाए, हर पात्र व्यक्ति तक वैक्सीनेशन हो जाए, उस तक वैक्सीनेशन केंद्र या वैक्सीनेशन कैंप तक उसकी पहुंच हो जाए, इसकी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस बहुत बड़े यज्ञ में अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाएंगे और सभी राजनीतिक दल और सामाजिक दलों का सहयोग लेकर वो इस कार्य को पूर्ण भी करें। पुनीत जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? सुन रहे हैं ना आप मुझे? चलिए, शायद आप तक आवाज़ पता नहीं मेरी पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन चौधरी साहब और पुनीत कर्नावट साहब, आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो ठीक, नहीं पहुंच रही हो तो ठीक। आप अगर सुनाई दे तो बोलिएगा। विकास राजपुरोहित जी, अब महत्वपूर्ण सवाल ये है, चूंकि आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और मेरे जो राजनीतिक मित्र जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनसे अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो सुनिएगा। पिछले 4 महीने में 6 महीने में
सियासत काफ़ी हो चुकी है। आज का विषय यह है कि क्या सियासत पीछे छूट जाएगी। फ्री वैक्सीन की बात से बात शुरू हुई, वैक्सीन के आसपास मतलब वैक्सीन का जो अभियान है उसमें पॉलिटिक्स की एंट्री हुई। उसके बाद तमाम तरह के आरोप कांग्रेस भाजपा पर लगा सकती है, केंद्र सरकार पर, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर लगा सकती है। अब मुद्दे की बात यह है, जो विकास राजपुरोहित जी आपसे समझना चाहूँगा मैं, लोग ये बताते हैं, एक्सपर्ट्स आपके जैसे जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि हमेशा असर नहीं रहने वाला है वैक्सीन का, किसी भी वैक्सीन का। कोई 6 महीने बताता है, कोई 8 महीने बताता है, कोई कहता है साल भर के लिए इम्यूनिटी है। तो ये जो अस्थायी इम्यूनिटी हासिल करेगा वैक्सीन लगवाने वाला पहला आदमी, समझिए 100 आदमियों में से पहले आदमी को इम्यूनिटी मिली और 100वें आदमी तक पहुंचते पहुंचते साल भर का अरसा निकल गया, तो पहला आदमी तो फिर वापस उसी जगह आकर खड़ा हो गया जहां साल भर पहले था। तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, इसकी रफ्तार है, इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आज सवाल उठाए, जायज़ सवाल है। अगर इसकी रफ्तार धीमी पड़ती है तो क्या फिर सब किया धरा उस पर पानी नहीं फिर जाता? उस बारे में सोचना कितना बड़ा कंसर्न है अपने आप में। विकास राजपुरोहित साहब जी, मेरी आवाज़ आ रही है सर? नमस्कार जी, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बिल्कुल जी। एम आई ऑडियो? हाँ जी जी, बिल्कुल। इसमें वैक्सीनेशन में मास वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है कि पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में एक साथ जो भी एलिजिबल है लोग जिन्हें वैक्सीन लग सकती है, उन्हें लगाना एक निश्चित समय अवधि में बहुत जरूरी है। इसी से ही एक साथ इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा और उसी से ही वायरस की चेन को ब्रेक किया जा सकता है। तो इसमें जैसा कि एज ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है, तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है कि जो एक 45 साल से ऊपर है और एक जो 18 से 45 साल है। और अभी तो इसको थोड़ा रिलैक्सेशन देके 12 से बड़ों को भी शामिल कर दिया जाएगा बहुत शीघ्र। तो निश्चित रूप से निश्चित समय अवधि में वैक्सीनेट करना ही ज्यादा उपयोगी रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। पुनीत जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है क्या मेरी? पुनीत कर्नावट जी, तो इसमें ये जो पुनीत कर्नावट साहब, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? आप सुनाई दे रही है मुझे आवाज़ आपकी, थैंक यू। हाँ, देखिए, एक सामान्य आकलन ये है जो अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, उन्होंने बताया और हम सब ने इस बारे में पढ़ा है कि ये इम्यूनिटी स्थायी नहीं है, अस्थायी इम्यूनिटी है। और इस इम्यूनिटी को हम पूरे समाज के लेवल पर, पूरी सोसाइटी के लेवल पर, आम नागरिक के लेवल पर तब जाकर कारगर मान सकते हैं जब उसका एक नियत फीसदी, 70% ये कहते हैं डॉक्टर्स को, 60% कहते हैं, इतने लोगों को वैक्सीन कम से कम लग जाए, तब वो हर्ड इम्यूनिटी जैसी स्थिति आती है। तब हम ये मानते हैं कि हाँ, अब जो चेन है वो टूट गई है। तो वैक्सीन पर क्या हुआ, कैसे हुआ, फ्री में उपलब्ध हुई, पैसों में उपलब्ध हुई, वो बात तो पीछे छूट जानी चाहिए। अब तो इस पर सवाल आना चाहिए, इस पर अब सबका फोकस होना चाहिए कि वैक्सीन कब तक सबके पास पहुंचेगी। और ये कहा गया है कि दिसंबर तक पहुंचेगी, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा। इस पर बार बार राज्य सरकारें सवाल उठा रही हैं, केवल राजस्थान सरकार की बात नहीं है, राज्य सरकारें सवाल उठा रही हैं कि क्या आप दिसंबर तक हमको वैक्सीन हर आदमी के लिए उपलब्ध कराएंगे? इसका कोई रोड मैप अगर आपके पास है तो हमसे शेयर करिए ना। वो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है। राज्य सरकारें ठीक है, हो सकता है कहीं प्रतिपक्षी सरकारें हैं, लेकिन आम आदमी भी समझना चाह रहा है कि उसके पास कब तक पहुंच जाएगी। जेपी शर्मा साहब, इस बात में आपसे मेरी असहमति है। आम आदमी को इस बात का यकीन है कि केंद्र सरकार उसके लिए एक वैक्सीनेशन उपलब्ध करवा रही है। हम जब राजनीति को पीछे छोड़ने की बात करते हैं तो सिर्फ बात करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। पहले जब कहा कि वैक्सीन हमें तय करने दीजिए कि हम कहाँ से खरीदें, आज जब उपलब्ध कराने के लिए 21 जून से ये घोषणा हो गई है और राज्य सरकारों को एम्पल आज की तारीख में 2,98,00,000 वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न राज्य सरकारों के पास है, जिनको उन्हें वैक्सीनेट करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, और ये लगातार सप्लाई बनी रहेगी। 216 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी दिसंबर के अंत तक, और देश की 70 से 80% आबादी, जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, वो वैक्सीनेट हो जाएगी। तो हर्ड इम्यूनिटी के उस स्टेज पर हम लोग पहुंच जाएंगे। बात यह है कि आज 21 जून है, 21 जून से ये अभियान शुरू हुआ है। आप अभियान में अपना रोल निभाएं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनको वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, नहीं उपलब्ध करा पाए तब उनसे क्वेश्चन करें। आज जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसका सही ढंग से उपयोग करें, उसको राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करें। और सिर्फ आपको मैं जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जेपी शर्मा साहब, जब वैक्सीन की एक्सेप्टेंस कम थी
तब राज्य सरकारों ने ड्राइव चलाया, कलेक्टर हमारे निगम में आए, हमने 500 कैंप उनको देने का वादा किया, हम 100 कैंप लगा भी पाए। आज हम पिछले 25 दिन से उनसे कैंप मांग रहे हैं और जयपुर के अंदर सिर्फ 3 विधायक, एक कैबिनेट मंत्री जी और 2 विधायक, उनकी इच्छा के बिना किसी को कैंप नहीं मिल रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, राजस्थान के सबसे बड़े चैनल पर कह रहा हूँ, और आप अगर चाहेंगे तो आज ऑडियो सुनवा दूंगा मैं, जिसके अंदर डॉक्टर कह रहा है कि अमुक विधायक से जो लिस्ट आएगी उसी को वैक्सीनेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस पर आरसी चौधरी कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन चौधरी साहब मेरे पास महत्वपूर्ण सवाल है, अपनी बात बहुत संक्षेप में बोलिएगा। चौधरी साहब बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ में कहना चाह रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार के, उनके निर्देशन पे ही कैंप लग सकता है। ये राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री की तो जानते हैं, लेकिन इनके खुद के जिस निगम के अंदर ये उप महापौर हैं, वहां पे दलाली का धंधा चलता है और उसकी प्रति ये अनभिज्ञ होने का दावा करेंगे। इसका वैक्सीन से खुद का घर नहीं सुधार सकते। नहीं, वैक्सीनेशन का जैसे इन्होंने कहा किस प्रकार से सीधा आरोप लगाने का काम किया। आज हम हेल्थ के मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जयपुर जी, जो आप जनता के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, कौन राजनीति कर रहा है इसमें? इन्हें यह पता होना चाहिए कि वैक्सीन अगर होगी नहीं तो कैंप कहां से लगाएंगे? केंद्र सरकार को 25 सांसद है, क्यों नहीं लगते, क्यों नहीं बोलते? मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि राज्यों ने कहा कि हक दीजिए। राजस्थान के अंदर 47,94,678 लोगों को वैक्सीनेट किया 18+44 तक के, जो 1 मई से लेके 20 जून तक। अरे दीजिए ना भाई साहब, 15 लाख आज वैक्सीन लगाने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री जी को हम बार बार निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे संवाद किया और उनको इंड्यूस किया है कि जो ग्राम पंचायत 80% वैक्सीनेशन जो शीघ्र करेगी, हम उसको 50 लाख रुपए तक का डेवलपमेंट के लिए पैसा देंगे। मुझे संघ राघव जुड़ गए हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं, उनके पास भी जाना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल, 1 मिनट आप दोनों सुनिए, 1 मिनट आप दोनों सुनिए प्लीज। डॉक्टर विकास राजपुरोहित, तीसरी लहर के बारे में अब सब लोगों के मन में डर यह है कि तीसरी लहर, उसके बारे में भी नया बयान आ गया है कि 2-3 सप्ताह बाद ही आ सकती है। एक तो ये समझाइए कि क्या वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से चल रहा है उसके बाद भी इसका आना तय ही है? दूसरी बात, एक सामान्य ये बनी हुई है धारणा कि बच्चों में ये तीसरी लहर खतरा साबित होगी, चूंकि इसका कारण ये बताया जाता है कि चूंकि बुजुर्गों में पहली लहर घातक थी, युवाओं में दूसरी लहर घातक थी, तो तीसरी लहर बच्चों में घातक होगी। तो फिर ये लॉजिक तो ये कहता है कि चौथी लहर आएगी ही नहीं, 3 के बाद खत्म हो जानी चाहिए, बच्चों के बाद कौन सी कैटेगरी बचती है? तो क्या ये आयु के हिसाब से जो बनाई हुई है धारणा, ये सही है? क्या बच्चों को लेकर ही ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, बाकी लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए? और क्या तीसरी लहर को अभी चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव की रफ्तार के हिसाब से ये मानकर चलना चाहिए कि उसको रोका जा सकता है, और रोका नहीं जा सकता तो कम से कम घातक बनाया जा सकता है? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, तीसरी लहर और चौथी लहर ये सब स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि हम लोग 2 वेव्स देख चुके हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तीसरी वेव और चौथी वेव भी आएगी। और जहाँ तक एज ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट है, निश्चित रूप से सेकेंड वेव में जो बुजुर्ग लोगों का कम इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसका कारण था कि फर्स्ट वेव में वो लोग इन्फेक्टेड थे और उनको वैक्सीनेशन भी हुआ। तो मैं ये बिल्कुल स्ट्रांगली पुट कर सकता हूँ कि वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे जिससे हम तीसरी, चौथी और 5वीं जो भी लहरें हैं उनसे हम प्रिवेंशन में जा सकते हैं, और हमारी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी, बेसिकली ये इम्यून बेस्ड वेव्स हैं। इसमें जैसा कि बच्चों को ज़्यादा इसलिए इस बार माना जा रहा है कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, उनको बिल्कुल भी वैक्सीन भी नहीं लगी है ना, उनकी इम्यूनिटी एडल्ट्स की जितनी डेवलप भी नहीं होती। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि बच्चों में भी ज़्यादा घातक उन्हीं के लिए होगा जो पहले से बीमार हैं, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज से ग्रस्त हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे हैं। नॉर्मल बच्चे इस बार भी आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस बार भी बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे अगर नंबर पे जाए तो, लेकिन उनको ज़्यादा 97% को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हाँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम बेसिकली हम ग्रुप्स पे ना जाके वैक्सीनेशन पे जाएं, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फुली रेडी है, वैक्सीनेटर्स रेडी हैं, हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स रेडी हैं, तो वैक्सीन मिले और हम लगाएं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है धीरेन्द्र सिंह राघव, हमको ये मानते हुए कि आपस में भले एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन ये स्वाभाविक बात है कि राज्य सरकार भी चाहेगी कि लोगों के हित का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, वो भी अपने जनाधार को मजबूत करना चाहेंगे, केंद्र सरकार भी ये चाहेगी कि उसका जनाधार मजबूत हो। तो जो काम हो रहे हैं कुल मिलाकर बेहतर दिशा में ही हो रहे हैं, और वैक्सीनेशन की रफ्तार अगर बढ़ रही है तो अब लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान ये होने लगा है कि वैक्सीन ड्राइव तेज़ हुआ, सबको वैक्सीन लग गई, तो हम शायद
इसको बीते दिनों की बात की तरह भूलेंगे, ऐसा टाइम आ जाएगा, साल में 2 साल में जितना भी समय लगे, लेकिन ये जो बुरा दौर था ये निकल जाएगा। क्या आपको उस आशा की दस्तक दिखाई देने लगी है? चूंकि आप 40 के यूथ प्रेसिडेंट हैं, तो अब उद्योग धंधे हैं उनके वापस अपनी पटरी पर लौटने की किस तरह की संभावनाएं, किस तरह की उम्मीदें आप लोग देख रहे हैं? आपके यहाँ जो काम करता है श्रमिक वर्ग, उसमें जो कार्यालय में काम करते हैं उन लोगों में, जो सेल्स में काम करते हैं उन लोगों में, क्या आप ये पाते हैं कि अब वैक्सीन के बाद में उन लोगों में उम्मीद जगी है नॉर्मलसी की? धीरेन्द्र सिंह। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बारंबार बधाई देता हूं कि अपनी राजनीति को परे हटके, ये छोटे स्तर पे राजनीति कर लें तो ठीक है, लेकिन बड़े स्तर पे इन्होंने अपनी राजनीति को परे हटके केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई और राजस्थान सरकार निरंतर जो लगाने का कार्य कर रही है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मेरा सीधे दोनों पार्टियों से, राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध है, क्या स्वास्थ्य के भरोसे ही समाज चल जाएगा? क्या समाज चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या व्यापार धंधे उद्योग ये चालू नहीं करने पड़ेंगे? जो व्यापार उद्योग धंधे पिछले 2 साल से और 1 साल से तो कोरोना ने बिल्कुल पूर्णतः नष्ट कर दिया, उनको राज्य सरकार क्या राहत दे रही है? क्या केंद्र सरकार राहत दे रही है? हर सरकार, हर पार्टी के प्रतिनिधि आम जनता की बात करते हैं। क्या व्यापारी आम जनता का हिस्सा नहीं है? क्या व्यापारी अपने आप को कैसे सरवाइव कर पा रहा है? एक मजदूर जो होता है वो कार्य बंद होने के बाद में अपने गांव पलायन कर जाता है, लेकिन एक व्यापारी पे बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, बैंक के कर्जे होते हैं, लेबर की तनख्वाह होती है और भी विभिन्न प्रकार की लाइबिलिटियां होती है। जैसे सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं आज कितने सालों से, पूर्णतः 1 साल हो गया, शॉपिंग मॉल बंद पड़े हैं, और उनका राज्य सरकार ज्यादा कुछ नहीं करे तो कम से कम 3 माह के लाइट बिल तो माफ करे। 1 साल से पूरी पर्यटन व्यवस्था चौपट पड़ी है, होटल चौपट पड़े हैं। केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि या यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ आम जनता की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि एक स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ जीवन के साथ साथ स्वस्थ व्यापार का होना भी बहुत जरूरी है, और राज्य सरकार को कम से कम 3 माह के शॉपिंग मॉल के, पर्यटन के, होटलों के, सिनेमाघरों के, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के बिल माफ करने चाहिए, क्योंकि जिनका बेस चार्ज आज किसी भी होटल का, किसी भी शॉपिंग मॉल का बेस चार्ज लिया जा रहा है, जबकि शॉपिंग मॉल तो मेन डोर से ही लॉक था, तो बेस चार्ज 15-15 लाख रुपए बिजली विभाग द्वारा भेजा जा रहा है। मैं राज्य सरकार से और कोई मांग नहीं करता, लेकिन कम से कम इतनी मांग तो करता हूं कि 3 महीने के कोविड काल का बिजली का बिल माफ किया जाए। चलिए ठीक है, कोविड काल के दौरान की जो परेशानियां थी उनके लिए ये राहत दी जाए, और साथ में ये दुआ करनी चाहिए कि अब आपका कामकाज पटरी पर लौटे, आम जनजीवन पटरी पर लौटे, तो किसी का मुखापेक्षी शायद ना रहना पड़े। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।